Hello everyone, hope you all are doing well. So we are back with our series of CSS Criminology. I have compiled these notes by the top academies, which includes NOAA, National Officers Academy, JWT Jahangir, World Times and Near Peer. All these three are very famous academies and I got 73 marks in CSS 2022. I have attached my DMC as well. So if you have any queries related to the optional subjects or anything related to criminology, you can mention it in the comment section. I'll try to help you as much as possible. So today we will discuss some more modern concepts in contemporary criminology. मैंने आपको पहले आउटलाइन दिखा दी हुई है कि FPSC ये सारे मॉडर्न कंसेप्ट्स चाहता है कि एस्पिरेंट को पता हो. हम जेंडर एंड क्राइम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको बाकी सब चीज़ों के लिए भी सोर्सेज बता दिए हैं पिछली वीडियो में, तो वो आप उसको ज़रूर देखें. आज हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग को कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है. बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में गए तो हम कह सकते हैं बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लोग हैं वो अपनी ब्लैक मनी को लीगल करते हैं. अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप जो कंसील करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ एंड करप्शन इनटू ऑस्टेंसिबली लेजिटिमाइड एसेट्स. कि अपनी इलीगल मनी जो आपने इलीगल तरीक़ों से, करप्शन से या इलीगल तरीक़ों से प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं किसी भी पब्लिक ऑफिस को यूज़ करते हुए किसी भी तरह से, उसको आप क्या करते हो, आप कंसील करते हो और उसको अपने लेजिटिमेट एसेट्स में कन्वर्ट करते हो. तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप इलीगली जो गेन प्रोसेस है उसको लीगल बनाते हैं. US ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी यही कहता है इसके बारे में. अगर हम देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसी है तो इसके बेसिकली 3 मेन स्टेप्स होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन. तो ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग होती है. सबसे पहले क्या होता है कि जिस बंदे के पास ब्लैक मनी होती है, डर्टी मनी होती है, वो उसको किसी भी फाइनेंशियल जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, किसी फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आता है उसको. ये वो किस तरह करता है, किसी बैंक में वो पैसे ट्रांसफ़र करता है, फिर उस बैंक से वो क्या करना शुरू कर देता है, लेयरिंग शुरू कर देता है. अब लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग में बेसिकली ये होता है कि एक बैंक में ट्रांसफ़र करता है, फिर वहाँ से दूसरे किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, फिर वहाँ से किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है. मतलब लेयरिंग हो रही होती है. इसको इसीलिए लेयरिंग कहते हैं कि इसमें डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में, ताकि वो ट्रेस ना हो सके, इसका ये बेसिक मकसद होता है. उसके बाद फिर उसको किया जाता है इंटीग्रेट. मतलब कि जिस बंदे की ब्लैक मनी होती है कि अब ये लेयरिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, अब ये ट्रेसेबल नहीं है, तो वो उसको फिर दोबारा क्या करता है, अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट कर देता है. क्या करता है, अपने एसेट्स खरीदता है, घर खरीदता है, कुछ भी खरीद सकता है, गाड़ी, घर, बंगला या कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है. वो उसको फिर क्या होता है, अपनी वाइट मनी बना के इंटीग्रेशन कर देता है. जैसे कि स्ट्रक्चरिंग या स्मर्फिंग भी बोलते हैं इसको, बल्क कैश स्मगलिंग, कैश इंटेंसिव बिजनेसेस, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, बैक सैलरीज, राउंड ट्रिपिंग, बैंक कैप्चर्स, कसिनोज, रियल स्टेट और शेल कंपनीज एंड ट्रस्ट. तो ये सारे वो मेथड हैं जिनके ज़रिए क्या किया जाता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्मर्फिंग क्या होती है. स्मर्फिंग में बेसिकली ये होता है कि जिस बंदे के पास पैसे होते हैं, ब्लैक मनी होती है, वो क्या करता है, उसको हर तरह की गवर्नमेंट एजेंसी से उसको छुपाता है. जो अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसको थोड़ी थोड़ी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स में कट कर देता है और फिर उस तरह क्या होता है कि उसको उसकी लेयरिंग करना शुरू कर देता है और उसको बचा लेता है, मतलब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स कर करके. ट्रेड बेस्ड मनी ये होती है कि जो एक मनी लॉन्ड्रिंग है ना, मनी लॉन्डर है, वो क्या देखता है कि आपका जो कंट्री का ट्रेड सिस्टम है वो बहुत कम्प्लेक्स है. तो वो क्या करता है, इंटरनेशनली भी लोग चाहते हैं, हर कंट्री चाहता है कि उसके मुल्क में रेवेन्यूज़ आए, उसके मुल्क में बाहर से फॉरेन पैसे आए, लोग आके उनके मुल्क में काम करें. तो ट्रेड बेस्ड मनी में क्या होता है कि कोई बंदा अपनी ब्लैक मनी लेता है और किसी और मुल्क में जाके क्या करता है, उससे बिजनेस शुरू कर देता है. तो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है. क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारा कुछ क्या होता है, ये ट्रेड बेस्ड मनी में होता है. इसी तरह अगर हम राउंड ट्रिपिंग की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फंड्स होते हैं वो किसी शेल कंपनी को, किसी एंटिटी को, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, किसी जगह पे पैसे भिजवाए जाते हैं, खुद से दिए जाते हैं और फिर इनको कहते हैं आप हमें दें. उसको फिर हम पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा दिया जाता है कि हमें कहीं से पैसे आए हैं, किसी ज़मीन से आए हैं, या ये बता दिया जाता है कि कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ वहाँ से आए. बैंक कैप्चर, इसमें क्या होता है कि जो मनी लॉन्डर या जो क्रिमिनल होता है वो एक इंटरेस्ट अकाउंट बनाता है बैंक में और फिर उसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट लोग हैं उनको वो हायर करता है और उसके ज़रिए वो क्या करता है, उनके अकाउंट्स में पैसे रखवाता है और फिर वो क्या करता है, अपने पैसों को एक दूसरे अकाउंट्स में शिफ्ट करवाता है. तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो हम अगर उसको डिस्कस करें तो ये क्वेश्चन आया था कि आपने डिस्कस करना है द लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर कंट्रोलिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन पाकिस्तान.
तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। हम कुछ मेजर लॉज अगर डिस्कस करें तो इसमें एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस ऑफ 1999, द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1997। तो ये सारे लॉज हैं रिलेटेड जिनका आपको पता होना चाहिए। एंटी टेररिज्म एक्ट जो 2002 का है डिफाइन करता है कि क्राइम ऑफ टेररिस्ट फाइनेंस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और उस पर क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। ये अक्टूबर 2004 में अमेंड किया गया। अगर हम नैब का जो ऑर्डिनेंस है 1999 का उसकी बात करें तो ये बताता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे नैब है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाए और इन लोगों को क्या करे, इनका ट्रायल करे। जिस तरह कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1997 है, ये भी क्या कहता है कि आप अपनी जो अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रही है, जैसे कि हमने पढ़ा है काफ़ी ज़्यादा जो ब्लैक मनी से अवॉइड करने का तरीका उसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रोका जाता है। तो उसमें वो क्या करता है कि अगर उन्हें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आ जाती है, अब जाहिर सी बात है एडवांसमेंट आ गई है, डेवलपमेंट आ गई टेक्नोलॉजी में, तो फिर वो उनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब ऐसे एल्गोरिदम है वो खुद ही बता देते हैं कि ये सस्पिशियस काम हो रहा है। तो बेसिकली ये 3 हैं, मतलब इसमें लॉज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है हमारे मुल्क में। एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002, नैब ऑर्डिनेंस ऑफ 1999 और कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1997। इसी तरह अगर हम जैसे अब क्वेश्चन भी आया CSS में, उसमें उन्होंने पूछा कि क्या एजेंसीज है, क्या हमारा इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रक्चर है, क्या हमारा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। तो 3 बेसिकली एजेंसीज हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इनमें नैब, FIA और ANF आता है। ये तीनों एम्पावर्ड हैं कि ये इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूट करें रेवेनेंट पार्टीज अंडर सेक्शन 2 ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बेसिकली जो नैब का अदारा है उसको एक नैब ऑर्डिनेंस जिसे NAO बोलते हैं, उसके ज़रिए नैब अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसके ज़रिए इसको एम्पावर किया गया कि इनको पास पूरी जो रिस्ट्रिक्शन होती है ऑल ओवर द पाकिस्तान, फेडरल में भी और प्रोविंशियल लेवल में भी कोई भी इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड केस मिलता है तो ये इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं सारे लोग जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। और इस तरह नैब का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, ये आपको भी पता है मनी लॉन्ड्रिंग में। इसके अलावा जो FIA है वो सेकंड एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग को। ये भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ज़रिए ही इनको एम्पावर किया गया है। और FIA एक्ट था 1974 का, वो आपका पूरा स्कोप बताता है कि जो FIA है वो सिर्फ लिमिटेड है टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस क्राइम कमिटेड इन द कनेक्शन विद मैटर्स रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो FIA एक्ट यही कहता है कि जो FIA है वो मनी लॉन्ड्रिंग को डील करेगी, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों में जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड, लेकिन नैब फेडरल प्रोविंशियल दोनों लेवल पे एम्पावर्ड है। तो जो थर्ड एजेंसी है वो है ANF। बेसिकली ये एंटी नारकोटिक फोर्स भी इनको बोलते हैं। ये एक और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, ये भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे काम करती है। और ये इनका जो प्रीएम्बल है वो ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं नारकोटिक सब्सटेंस। और इनका जो एक्ट आया था वो 1997 का एक्ट है। ये कंट्रोल करती हैं नारकोटिक ड्रग्स को, साइकोट्रोपिक आइटम्स को और कोई भी उनसे अलाइड मैटर, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे इस तरह के कामों में यूज़ हो रहे हैं उसको भी ये देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर लोगों को प्रोसिक्यूट करते हैं। तो इसी तरह अब इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस दें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो इन तीनों एजेंसीज को एम्पावर्ड करता है। तो ये तीनों क्या करती हैं, काम करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने के लिए ये है कि जब इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही काम कर रही हैं तो फिर क्या होता है, उसमें क्लैश आ जाता है। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है, पावर शेयरिंग नहीं है और डिफरेंट लोगों को आपने सेम काम दिया हुआ है, हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो फिर क्या होता है, इतने प्रोडक्टिव रिजल्ट्स जनरेट नहीं होते। इससे बेहतर ये है कि एक ही एजेंसी हो जो ये काम कर रही है और वो पूरी तरह से एम्पावर्ड हो। उसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस में आप इस तरह की डिफरेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि फैटफ ने हमें ग्रे लिस्ट में रखा बहुत देर तक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों रखा। उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा रोल था। मतलब कि फैटफ ने जो हमें ग्रे लिस्ट में रखा था उसमें सबसे यही इंपॉर्टेंट बात थी कि हम मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे, हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है। तो उसके बाद फिर हमने बहुत ज़्यादा, उन्होंने हमें जो 27 पॉइंट्स एजेंडा दिया, जब हमने उसको पूरा अपने इम्प्लीमेंट किया तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स डाले। अब वो बहुत एक लंबी डिटेल है, लेकिन अगर आपको वो नहीं भी पता तो आप ये सिर्फ लिख दें कि फैटफ ने के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स पे काम किया। हमारा एक नया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को हमने अमेंड किया, हमने बहुत ज़्यादा टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकी जिसमें हाफिज़ सईद की, हमने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज सीज की। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे काम है। फैटफ की जो पूरी केस स्टडी है कि उन्होंने हमें क्या कहा था, हमारा मसला क्या था और हमने फिर कैसे कैसे उन जो पूरा एजेंडा था उसको काम किया और कैसे हमने लॉज बनाए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम कर रहे थे, तो हम वो सारी उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो दिस वॉज अनदर कंसेप्ट विच इज़ मनी
लॉन्ड्रिंग बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें सिर्फ 3 ही मेन चीज़ें हैं। प्लेसमेंट करते हैं आप, पहले आपने किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में अपने पैसे डालने होते हैं, किसी भी बैंक में, किसी भी जगह, वहाँ से आप लेयरिंग शुरू करते हैं। आप एक बैंक से दूसरे बैंक, तीसरे बैंक, डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट लोगों के नामों पर पैसे भेजते रहते हैं, भिजवाते रहते हैं, ताकि आपकी मनी ट्रेसेबल ना हो जाए। जब आपको एक पूरा यकीन हो जाता है कि अब आपकी मनी ट्रेसेबल नहीं है, तो तब आप उसको फिर सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी करते हैं। अब इसके जो मेथड्स हैं वो हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए, जिसमें स्मर्फिंग, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक कैप्चर, ये सारा कुछ होता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन ये कि आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो ताकि आप अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें। तो आप इसके लिए कोई ना कोई रिसर्च पेपर पढ़ें। और ये जो मैंने आपको एक्ट्स और लॉज बताए हैं, ये आपको डिफरेंट अकेडमीज बताती हैं, कुछ नहीं भी बताती। मैंने भी इस तरह डिफरेंट जगहों से ये डेटा कंपाइल किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो क्वेश्चन है उसको वेट देंगे। तो इसलिए आपको ये जो आपने लॉज हैं और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ज़रूर मेंशन करें। हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी ये जो FIA, NAB और हमारी FBR और ANF, इन सबको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट, देन डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you keep getting all the informative videos. So see you soon with another informative video. Stay tuned. Allah.